हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल यात्राइस पर स्वागत है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि करंट अफेयर देख रहे हैं। और अभी जो हाल ही में जो परीक्षा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बीपीएससी का पेपर हुआ है उसमें 40 से ज़्यादा करंट अफेयर पूछा गया है। और जो बच्चे का करंट अफेयर सही नहीं हुआ है उन्होंने क्या किया है कि उस परीक्षा को पास नहीं किए हैं। आप देखेंगे कि जो अभी 71वीं बीपीएससी हुआ है, तो जो बच्चे का जो 1 नंबर 2 नंबर या 5 नंबर से छूट रहा है, जो कट ऑफ के पास है, एटलीस्ट जान जाइए कि वो करंट अफेयर सही नहीं किया। तो इसका एक बड़ा कारण क्या है कि हम जो है स्टैट जो होता है, हमारे स्टैटिक्स जो चैप्टर्स हैं या फिर सब्जेक्ट हैं, उसको हम 20 बार से ज़्यादा पढ़ते हैं। जबकि जो करंट अफेयर है हम उसको 2 माह में करने का प्रयास करते हैं। और यही वजह है कि हम करंट अफेयर में गलत कर देते हैं। और अब जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है, जो कट ऑफ पार किए हैं, उन्होंने सभी ने क्या किया है कि करंट अफेयर को सही किया है। तो अभी मेरा जो ये वीडियो है, हम इस जो वीडियो को बना रहे हैं इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप जो करंट अफेयर है उसको हम देखेंगे और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखेंगे। और यह जो मुख्य रूप से किस परीक्षा के लिए है, तो आप देखेंगे कि यह मुख्य रूप से बिहार दरोगा अभी जो पेपर होने वाला है, आप देखेंगे कि एईडीओ का पेपर होने वाला है, साथ में 72वीं बीपीएससी है और एएसओ है। आप देखेंगे कि 72वीं बीपीएससी का मैंने नाम लिया तो एक थोड़ा लगता हुआ कि अनकन्वेंशनल टाइप का बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी से ही तैयारी करेंगे, 2 माह का तैयारी जो करते हैं तो उससे करंट अफेयर गलत हो जाता है। आपको कंसिस्टेंसी के साथ पूरे 1 साल जो है अध्ययन करना चाहिए। फिर 2 माह में हम तीव्र गति से उसका बारंबार रिवीजन करते हैं ना, कि अध्ययन नहीं करते सीधे रिवीजन करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। करंट अफेयर का हमारा दूसरा वीडियो है और हम लगातार करंट अफेयर लेके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। चलिए देखते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि किस देश में अंटार्कटिका में अपना पहला, मतलब किस देश ने, सॉरी यहाँ नहीं होगा, तो किस देश ने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है, तो चीन द्वारा खोला गया है। चीन जो है अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है। तो आप इसको याद रखेंगे तो करंट अफेयर होगा। साथ में हम क्या करेंगे कि जो स्टैटिक्स है उसको भी देख लेंगे। तो अंटार्कटिका के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है, अंटार्कटिका क्या है, पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। आप सबसे साउथ में देखेंगे कि अंटार्कटिका है और सबसे नॉर्थ में देखेंगे कि आर्कटिक। तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो अंटार्कटिका सबसे साउथ में है और देखेंगे कि इसकी एक बड़ी खूबसूरती है कि 98% जो इसका भाग है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि वो सारे के सारे बर्फ के रूप में है। आप देखेंगे कि यहाँ सारे के सारे बर्फ के रूप में है। और दूसरा चीज़ जो आप याद रखेंगे, क्योंकि प्री में जो है इस तरीके के स्टैटिक्स क्वेश्चन आता है। और दूसरा चीज़ जो आपको याद रखना है वो यह रखना है कि जो अंटार्कटिका है, आप देखेंगे कि वहाँ किसी भी देश का आधिपत्य नहीं है, किसी भी देश का आधिपत्य नहीं है। तो इसको भी याद रखेंगे, स्टेटमेंट आ सकता है आपसे स्टैटिक्स में। तो अंटार्कटिका पर किसी भी देश का आधिपत्य नहीं, तो एक सवाल आता है कि उस सिस्टम कैसे चलता है, तो एक अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम है, अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम है। और उसी के तहत इस जो अंटार्कटिका है इस पे स्वामित्व का निर्धारण होता है। और मतलब किसी भी देश का नहीं, उसके तहत इसका संचालन होता है, विनियमन होता है इस महाद्वीप का। तो आप इसको याद रखेंगे। और बर्फ़ के ढके होने के कारण इसको श्वेत महाद्वीप भी बोला जाता है। तो बर्फ़ से ढके रहने के कारण इसको श्वेत महाद्वीप भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप देखेंगे 3 क्रिमिनल कोड जो है बीएनएस लागू किया गया था इंडिया के अंदर। तो 3 जो क्रिमिनल कानून है उसको पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन है, तो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ क्या है, आप देखेंगे कि यूटीज़ है हमारे यहाँ, मतलब ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको इसको याद रखेंगे। और साथ में आप देखेंगे कि यह भारत में 3 जो क्रिमिनल कानून है उसको लागू करने वाला, पूरी तरीके से लागू करने वाला पहला प्रदेश है। तो इसको भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में देखेंगे कि जो तीसरा क्वेश्चन हमारे समक्ष है कि 2025 में दृष्टिविहीन महिला T20 वर्ल्ड कप का मेजबानी कौन देश करेगा, तो भारत करेगा। आप इसको याद रखेंगे, भारत द्वारा जो है दृष्टिहीन महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किया जाएगा। तो इसको भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। इस तरीके की इवेंट जो भी होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो राष्ट्रीय स्तर का होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है, उस पर सवाल आता है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि दिसंबर 2024 को पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2020 का खिताब किसने जीता है, तो देखेंगे कि भारत द्वारा इसको जीता गया है, भारत द्वारा जीता गया है। पुरुष जूनियर एशिया कप जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है, भारत के द्वारा जीता गया है। और यहाँ 20 नहीं होगा 24 होगा, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 को अवशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। अब देखेंगे कि अवशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकी यहाँ लिखा हुआ है, मैंने इसको खोजने का प्रयास किया और इसके बारे में अध्ययन किया। तो आप मुख्य रूप से इसके बारे में यही पता है कि जो हम अवशिष्ट से क्या करते हैं कि उस अवशिष्ट का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं कि मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। मीथेन गैस हो गया। साथ में हम क्या कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। आपने नाम सुना होगा कि जो खाद्य बनाते हैं,
खाद जो खेतों में डालते हैं उर्वरकता बढ़ाने के लिए, जैविक खाद जिसको बोलते हैं, तो जैविक खाद भी बनाने का काम आता है। मीथेन के लिए इस बार इस्तेमाल करते हैं हम अपशिष्ट का, उसी को अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकी कहते हैं। और इस पर जो है 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। आप इसको याद रखेंगे, नई दिल्ली में 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया गया, तो रामेश्वरम में बनाया गया। रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट जो है रेलवे ब्रिज बनाया गया है। तो आप देखेंगे यूट्यूब पर काफ़ी इस ब्रिज की चर्चा होती है, उसका तस्वीर भी आता है, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, अगला जो करंट अफेयर है कि दिसंबर 2024 को साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो देखेंगे कि नई दिल्ली पुस्तक मेला के लिए काफ़ी फेमस है। साथ में पटना में भी देखेंगे, पटना गांधी मैदान में पुस्तक मेला लगता है। तो आप याद रखेंगे कि साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। मैं इधर उधर की बात इसलिए सिर्फ करता हूँ ताकि आपको याद भी रहे और कुछ चीज़ों को आप समझ भी जाएँ। अब एक देखेंगे कि अब साहित्य अकादमी पुरस्कार और साहित्य अकादमी के बारे में निरंतर पूछा जाता है, तो थोड़ा हम इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये जरूरी है। साहित्य अकादमी काफ़ी सिलेबस में है, सारे परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा जाता है। तो आप देखेंगे कि साहित्य अकादमी जो है हमारी संस्था है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1954। आप इसको याद रखेंगे, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, आप देखेंगे कि हेड क्वार्टर इसका अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो ये नई दिल्ली में है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, हेड क्वार्टर इसका कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर है, इसको याद रखेंगे। साथ में जो है ये एक स्वायत्त संस्था किस मंत्रालय का अधीन है, तो ये पूछा जा सकता है, तो ये संस्कृति मंत्रालय का अधीन है, संस्कृति मंत्रालय का अधीन है, इसको भी याद रखेंगे। और साहित्य अकादमी पुरस्कार को टोटल जो है 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 22 भाषा जो शेड्यूल 8वें जो शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो वर्णित है उस भाषा के लिए। साथ में 2 अन्य भाषा है, 2 अन्य भाषा आप लोग बताएंगे कौन 2 अन्य भाषा, आप जानते होंगे कि एक राजस्थानी है और दूसरा इंग्लिश है। तो राजस्थानी और इंग्लिश के लिए जाता है, और दोनों भाषा जो है शेड्यूल में नहीं है। 22 में तो आप ऐसे भी पीटी में कभी आ जाता है, तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो इस सब चीज़ को भी पढ़ा करिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो आप देखेंगे विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, बहरीन में किया गया। बहरीन में किया गया था, ये सब दिसंबर से है। तो जो करंट अफेयर पूछा जाता है 1 साल पहले से पूछा जाता है, और अभी जो इस वीडियो में पढ़ा रहा है आपको दिसंबर माह का है, दिसंबर महीने का है, तो आप इसको अध्ययन करें। तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, बहरीन में किया गया, आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या, हाल में चर्चा में रहा सेनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो असम में है। असम जो है काफ़ी पॉपुलर राज्य है, और यूपीएससी के दृष्टिकोण से या फिर अदर एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी संवेदनशील राज्य इसलिए हो जाता है कि देखें कि जब भी नेशनल पार्क या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा जाता है तो पूर्वोत्तर भारत पर ज़्यादा बल होता है। अभी भारत में देखेंगे जितने भी एग्जाम कॉन्डक्ट हो रही है, यूपीएससी भी बारंबार जो है जब भी सवाल पूछता है तो देखें कि उसका फोकस मुख्य रूप से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, क्योंकि हम बॉर्डर एरिया में जहाँ हमारा संवेदनशील एरिया है वहाँ ज़्यादा फोकस कर रही है सरकार। बीच में जो नेशनल पार्क है कम ही पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। एक नेशनल पार्क क्या है, सोनाई रूपाई जो नेशनल पार्क है, फिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो असम में, आप इसको याद रखेंगे। और असम में कई तरीक़ा के भी जो है अन्य जो काफ़ी चर्चित वन्यजीव अभ्यारण्य है नेशनल पार्क में, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्या है, काजीरंगा, आप इसको याद रखेंगे, काजीरंगा वन्यजीव नेशनल पार्क कहाँ है, असम है। एक है मानस राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, असम के अंदर, इसको भी याद रखेंगे। नामेरी भी है, कहाँ है, नामेरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, असम में है। ओरंग जो है, ओरंग नेशनल पार्क कहाँ है, असम के अंदर है, तो अब इसको याद रखेंगे। साथ में दिब्रुसोकोई भी, रेमोना भी, और देहिंग पटकई ये सब असम में है, तो आप उसको याद रखेंगे। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, देहिंग पटकई ये सारे नेशनल पार्क कहाँ है, असम के अंदर है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला जो करंट अफेयर है कि दिसंबर 2024 को किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 से मिला है, तो आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 दिया गया है। वेरोनिका बैचलेट है इनका नाम है, वेरोनिका बैचलेट इनका नाम है, इनको इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है। अब इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना देखेंगे तो कब हुआ था, थोड़ा ये काफ़ी पॉपुलर पुरस्कार है और भारत से जुड़ा हुआ है, तो आपसे पूछा जा सकता है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं, चाहे एसओ दे रहे हों, बिहार एसआई, कुछ भी वहाँ पूछा जा सकता है। तो देखेंगे कि 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन संस्था देता है, तो आप याद रखेंगे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इसको भी याद रखेंगे। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा यह दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, तो विश्व में शांति, निरशस्त्रीकरण जिसको बोलते हैं, या फिर निशस्त्रीकरण, सतत विकास की बढ़ावा देने के लिए किसी संगठन को दिया जाता है। और इसके तहत कितना दिया जाता है, तो 25 लाख रुपया और लोगों को दिया जाता है, तो आप इसको याद रखें, 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है। चलिए देखते हैं अगला जो करंट अफेयर है कि भारत के किस आईआईटी ने भारत में पहला हाइपरलूप टेस्ट
ट्रैक तैयार किया है, तो आप देखेंगे कि एक हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया। तो पहले तो आप ये याद रखेंगे करंट अफेयर का कि आईआईटी मद्रास के द्वारा ऐसा किया गया। तो भारत में आईआईटी मद्रास ने पहला हाइपरलूप जो है टेस्ट ट्रैक तैयार किया है। तो एक चीज़ जानेंगे कि हाइपरलूप क्या है। आपसे ये सवाल आ सकता है साइंटिफिक में, पीटी में भी, कि हाइपरलूप जो है निरंतर चर्चा में रहता है, क्या है। तो आप देखेंगे कि अत्याधुनिक तीव्रतम परिवहन का साधन है। ये एक परिवहन का साधन है, तो परिवहन की प्रणाली है। तो आप देखेंगे कि हाइपरलूप जो है एक आधुनिक परिवहन प्रणाली है। तो इसमें क्या होता है कि हाइपरलूप का जो आप गति देखेंगे लगभग 1000 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यह यात्रियों को लो प्रेशर वाली ट्यूब से अत्यधिक तेज गति से चलने वाली कैप्सूल के माध्यम से पहुंचाता है। तो लो प्रेशर एक ट्यूब का निर्माण किया जाता है। आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि एक नाली का पहले निर्माण करते हैं हाइपरलूप में। मान लेते हैं एक नाली है, एक तरह का नाली बनाया जाता है, और ये नाली क्या है, लो प्रेशर बेल्ट का होता है। लो प्रेशर क्रिएट किया जाता है इस नाली के अंदर, और उसमें एक कैप्सूल बनाया जाता है, और इसमें मनुष्य को बैठा दिया जाता है, यानी यात्रियों को, और इस कैप्सूल को 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भेजा जाता है, और इसी को हाइपरलूप बोलते हैं, और ये परिवहन का माध्यम है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसके लिए तैयार रहेंगे। चलिए देखते हैं, हाल ही में नासा का नया प्रमुख किसे बनाया गया है। तो आप देखेंगे कि नासा का नया प्रमुख किसे बनाया गया है, जैरेड इसाक मैन। इनका नाम है जैरेड इसाक मैन। तो जैरेड इसाक मैन को बनाया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। और नासा जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये अमेरिका की अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है और एरोनॉटिक्स एजेंसी भी है। तो आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि इस तरीके के सवाल CNES आप देखेंगे कि इस पर सवाल पूछा था बीपीएससी कि CNES जो है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो ये किसकी है, फ्रांस की है। आप इसको याद रखेंगे। तो नासा के बारे में याद रखेंगे, नासा जो है किसकी है, नासा के बारे में, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है। तो आप इसको याद रखेंगे। और जो कुछ एडिशनल फैक्ट है मैं उसको बता देता हूँ नासा के बारे में। तो पहला तो कि अमेरिका के एरोनॉटिक्स एंड जो है स्पेस रिसर्च एजेंसी है, इसको याद रखेंगे। दूसरा बात याद रखेंगे कि 1958 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, और ये जो है ये कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। तो वाशिंगटन डीसी आप इसको भी याद रखेंगे। तो आप याद रखेंगे 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, और नासा की जो हेड क्वार्टर है कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। तो आप देखेंगे कि 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी चर्चित बॉडी है पूरे दुनिया के अंदर, बारंबार जो है यहाँ से सवाल आता ही रहता है। तो आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र जो संस्था है उसकी स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को। आप इसको इस तिथि को याद रखेंगे, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। और न्यूयॉर्क दिवस मतलब इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। तो इससे सवाल बराबर आता है कि आप देखेंगे अब यूएनओ का जो स्पेशल एजेंसी है, जब आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको 17 एजेंसी जो उसका 17 एजेंसी एटलीस्ट है यूएनओ का, जिसके बारे में आपको अध्ययन करना होता है। और मोस्टली आप क्या जानते हैं कि उसके द्वारा कोई रिपोर्ट आता है किसी भी संस्था के द्वारा, यूएनओ से जुड़ा हुआ संस्था है, तो उस रिपोर्ट के बारे में आप जरूर जानें। तो अध्ययन करने के दौरान फिर साथ में यूएनओ में जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य जो है 5 होते हैं, उसको भी आप लोग अध्ययन करें। और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं, उसको भी अध्ययन करें। साथ में जो 10 का चयन प्रति 2 साल पे होता है, तो वो 2 साल से किस क्षेत्र से कितना है वो सब निर्धारित है। तो आप ये सभी का अध्ययन करें, क्योंकि यहाँ से सवाल खूब आता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं, भारत की किस कंपनी ने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है। तो SECI के द्वारा जो है PSU परिवर्तन जो है पुरस्कार जीता गया है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। SECI क्या है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। पहले ये जाने की जो SECI इसकी स्थापना कब हुई थी, 2011 में, पूछा जा सकता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का अधीन ये काम करती है, ये बड़ा बात नहीं है, आप इसको याद रखेंगे। साथ में ये याद रखें कि PSU क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक सार्वजनिक कंपनी होती है, और किसी भी कंपनी को हम PSU तभी बोलते हैं जब उसमें ऐसा नहीं कि आपसे स्टेटमेंट आ सकता है कि विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट कंसीडर अबाउट, चाहे जो भी PSU के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो आप देखेंगे कि जो PSU वही PSU होता है जो कंपनी का लगभग 51% जो है, या फिर उससे अधिक राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार जो भी हो सॉरी, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी हो उसके पास उसका मालिकाना हक होता है, वैसी कंपनी को हम क्या करते हैं, PSU बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं। तो अभी क्या हुआ कि PSU परिवर्तन पुरस्कार कौन जीता है, SECI। और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक मुख्य रूप से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन काम करती है। तो इसको याद रखेंगे।
चलिए देखते हैं, दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो जोधपुर में किए हैं। जोधपुर, आप इसको याद रखेंगे। और सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया, किसके द्वारा किया गया भी पूछा जा सकता है, तो अमित शाह जी याद रखेंगे, अमित शाह जी के द्वारा किया गया है और दिसंबर 2024 में किया गया, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, अगला जो प्रश्न है करंट अफेयर है कि अमेरिका के किस राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? तो नेब्रास्का। तो इसका एक राज्य का नाम है नेब्रास्का, और उसके द्वारा क्या किया गया है कि महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे, महात्मा गांधी स्मृति दिवस 6 दिसंबर को घोषित किया, अमेरिका के एक राज्य के द्वारा घोषित किया है नेब्रास्का। चूँकि ये 6 दिसंबर याद नहीं रख सकते क्योंकि इसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, क्योंकि यूएनओ तो घोषित किया नहीं है। तो किसी अमेरिका के राज्य ने घोषित किया, तो ये प्रश्न हो सकता है कि कौन सा राज्य है जो महात्मा गांधी स्मृति दिवस की घोषित किया है? तो नेब्रास्का। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो करंट अफेयर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च की? तो पानीपत देखेंगे, पानीपत हरियाणा के अंदर है। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में है। और यहाँ बीमा सखी योजना की घोषणा की गई है। बीमा सखी योजना की घोषणा की गई किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। तो इसको याद रखें, इस तरीके का सवाल खूब आता है। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है कि आरबीआई के नए गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के गवर्नर है। ये सवाल आने की संभावना पूरा रहती है। अब देखेंगे कि आरबीआई जो है हमारे यहाँ केंद्रीय बैंक है, और केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना देखेंगे कि कब हुआ था। आरबीआई की स्थापना अगर देखेंगे तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, और 1934 का एक एक्ट है आरबीआई एक्ट, तो दोनों बात याद रखेंगे। आरबीआई एक्ट 1934 में बना था, तो ये और उसी एक्ट के आधार पे 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, लिख दे कि आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था, तो याद रखें 1934, और आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में है, इसको भी याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई के अंदर है, इसको याद रखेंगे। तो दो बात आप लोगों ने याद किया होगा कि अब 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, जबकि आरबीआई एक्ट 1934 में लाया गया था। इस बात को याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, भारत में हाल ही में किस देश को 200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? तो आप देखेंगे कि चावल किसको भेजा गया है? तो म्यांमार को भेजा गया है। चावल किसको भेजा गया है? म्यांमार को भेजा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, महिला टेनिस संघ द्वारा वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? तो महिला टेनिस संघ है, और उसके द्वारा वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया, उसका नाम क्या है? अरियाना सबलिंका। अरियाना सबलिंका, अरियाना सबलिंका। और ये क्या है? टेनिस खिलाड़ी है, अरियाना सबलिंका टेनिस खिलाड़ी है, तो आप इसको याद रखेंगे। इस तरीके का सवाल आ जाता है, क्योंकि उसी तरह आ सकता है कि महिला संघ द्वारा किसे वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है टेनिस संघ द्वारा? तो अरियाना सवालिंका, या फिर सीधे आ सकता है कि अरियाना सवालिंका किस खेल से जुड़ी है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, अगला जो प्रश्न है कि डेनियल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साजी एन करुण नाम है इनका, और इन्हें डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डेनियल पुरस्कार 2023 है, थोड़ा पूर्व का भी पुरस्कार होता है जो बाद में दिया जाता है, तो आप इसको लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। अब डेनियल पुरस्कार जो है एक ऐतिहासिक अनुसंधान और मानवता के अध्ययन के लिए दिया जाता है। तो जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च जो भी होता है, और साथ में मानवता के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसी के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 2001 में जैन डेविड द्वारा किया गया, तो इसको याद रखेंगे। जो डेनियल पुरस्कार 2001 से स्थापित है, और संस्थापक का नाम जो है जैन डेविड है, जैन डेविड इनका नाम था, तो इसी के द्वारा डेनियल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला करंट अफेयर क्या है? अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसे जीता है? तो देखें कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जो है लेडी नोरिस इनका नाम है, लेडी रोनिस नाम है, तो लेडी नोरिस द्वारा जीता गया, तो उसको याद रखेंगे। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीता गया है? लेडी नोरिस के द्वारा जीता गया है। अब यह है कि यूनिसेफ की स्थापना, यानी यूनिसेफ के स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 सितंबर। इस तरीके का सवाल आता है, आप याद रखें कि यूनिसेफ जो है पूरे दुनिया के अंदर काफ़ी वर्क करती है, और हम दिन रात इसका नाम सुनते हैं, चर्चा में रहता है। तो इस तरीके के संगठन को देखें जब भी, तो आप उसको याद करने का प्रयास करें कि संस्था की स्थापना कब हुई थी। तो देखें कि ये संस्था की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, इसलिए 11 दिसंबर को इसके स्थापना दिवस के रूप में याद किया जाता है। तो 1946 में हुआ था इसकी स्थापना। और आप देखेंगे कि यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष स्पेशल एजेंसी, जो अभी हमने आपसे चर्चा की थी, तो ये क्या है? यूएनओ की स्पेशल एजेंसी है, इसको भी याद रखेंगे। स्पेशल एजेंसी मतलब विशेष एजेंसी है, यूएनओ के से संबंधित है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे जो हमारा करंट अफेयर है कि ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल कहाँ हुआ था? तो ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल, आप वर्ल्ड फेस्टिवल देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। एक और फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल काफ़ी चर्चित है भारत के अंदर,
और इस फेस्टिवल कहाँ होता है तो आप देखेंगे नागालैंड में, इसको याद रखेंगे, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। ये भी पक्षी से जुड़ा हुआ है, हॉर्नबिल पक्षी से जुड़ा हुआ है, नागालैंड में होता है, नागा प्रजाति जनजाति के द्वारा होता है। और जबकि ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको भी याद रखेंगे। इस तरह की जो भी संबंधित चीज़ें होगा मैं आपको बताते चलूँगा। चलिए देखते हैं अगला जो करंट अफेयर है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसे मिला है, तो देखें कि माधव गौडगिल इनका नाम है, माधव गौडगिल इनका नाम है, और इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड देखेंगे कि किसे दिया जाता है या फिर इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आप देखेंगे कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की शुरुआत जो है यूनेप, एक नाम सुने होंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनेप जो नाम सुने होंगे, UNEP, उसके द्वारा दिया जाता है। तो इस संस्था को जरूर याद रखेंगे। आप देखेंगे कि इस बार बीपीएससी में क्या किया कि पूछा गया कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक संस्था है, उसी के द्वारा घोषित किया जाता है। उसी प्रकार से जो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, यूनेप द्वारा दिया जाता है। और यूनेप का जो हिंदी फॉर्म है उसका नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और ये जो है पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो माधव गौडगिल का नाम काफ़ी चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि एक समिति, आप यूपीएससी का पेपर देखेंगे, यूपीएससी 16 में पूछा कि माधव गौडगिल समिति किससे जुड़ा हुआ है, तो देखेंगे कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है, आप देखेंगे कि वेस्टर्न घाट इंडिया का जो है वहाँ की जैव विविधता के संरक्षण के लिए माधव गौडगिल समिति बनाया गया था। और एक और समिति बनाया गया था जो माधव गौडगिल के बाद बनाया गया था, कस्तूरी रंजन समिति या फिर कस्तूरी रंगन समिति। तो कस्तूरी रंगन समिति और माधव गौडगिल समिति वेस्टर्न घाट का जो कंजर्वेशन है उससे जुड़ा हुआ है, तब इसको याद रखेंगे। तो ये हमारा वीडियो था, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। लेकिन जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, तो करंट अफेयर का प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर का प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दिक्कत होती है। मैं जो भी इस एग्ज़ाम को पास किया, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो मैंने जब करंट अफेयर को किया तभी हुआ, अदरवाइज़ नहीं होता था। चाहे स्टैटिक्स में जितना भी सही कर लूँ लेकिन करंट अफेयर के बगैर नहीं होता था। चलिए करंट अफेयर का अध्ययन करते रहिए निरंतर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय।